हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फिरदौस खान और आप सभी को स्वागत है आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम हमारी क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर वाला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, बढ़त संख्या पद्धति। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखने वाला हूं, ज़रा उसका जवाब दीजिएगा कि आज तारीख क्या है, अभी कौन सा साल चल रहा है, आने वाला साल कौन सा होगा, आज दुनिया में कितने डायनासोर्स जिंदा है। तो मेरे इन सभी सवालों का जवाब आपके पास किसी न किसी संख्या के रूप में होता ही होगा। तो हमने अभी तक कई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा है और अभी हम आगे क्लास 9 में और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी संख्याओं की जानकारी के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, एक पद्धति बनाई गई, ताकि हम संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ सकें और उनकी जानकारी रख सकें। तो हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी पिछली छोटी कक्षाओं में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, हम उसका हल्का सा रिविज़न कर लेंगे और फिर धीरे से क्लास 9 में इंटर कर जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर है, उसका हम पहले चैप्टर फ्लो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो चलो आइए हम शुरू करते हैं। हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती है, इसके क्या क्या नियम होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली जैसे हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 में क्या करेंगे, हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित भी किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.3 में वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है सर, अब इतनी हैवी नाम ले रहे हो, रुको। ये प्रश्नावली बहुत इजी है, सिंपल से टॉपिक्स है, बस आप कंटिन्यू साथ में बने रहिए। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.4 में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण जानेंगे कि हमें जो संख्या रेखा होती है उस पर हम वास्तविक संख्या को कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, फिर से एक स्टेप और आगे जाएंगे हम कि प्रश्नावली 1.5 में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। सर ये संक्रियाएं क्या होता है? संक्रियाएं क्या होती है कि जो हम वास्तविक संख्या जो कि उसके बीच में हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब उसके बीच में हम करना सीखेंगे। फिर हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.6 पर हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। सर ये घातांक नियम क्या होते हैं? घातांक नियम जरा बताऊं तो मैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये घातांक नियम होते हैं। तो चलो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमने जो क्लास 8 में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, पहले हम उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर धीरे से हम क्लास 9 में इंटर कर जाएंगे। तो हमने क्लास 8 में प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था। हम सबसे पहले इंसान कहाँ देखते हैं, हम सबसे पहले हम प्रकृति में देखते हैं कि हमारी आँखें कितनी है, हमारे घर में सदस्यों की संख्या कितनी है, हमारे मोहल्ले में कितने घर है। ठीक है, तो हमें जो संख्या प्रकृति से मिल जाती है, हमें जो संख्या प्रकृति से मिल जाती है उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ये कहाँ तक के चले जाएगी? इधर अनंत तक के चली जाएगी। ठीक है, कि बताइए बच्चों कि हमारे हाथ में मार्कर्स कितने? तो बोलोगे सर आपके हाथ में एक मार्कर है। अब हमारे पास कितने मार्कर है? अब बोलोगे सर आपके पास कोई मार्कर नहीं है। इसको कहने के दो तरीके हो सकते हैं। बोलोगे सर कि आपके हाथ में कोई मार्कर नहीं है, दूसरा आप ये कहोगे सर आपके हाथ में भी 0 मार्कर है। तो मैथमेटिशियन को क्या लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, और इस कुछ नहीं है को दर्शाने के लिए किसका यूज़ करा गया? तो इस कुछ नहीं है दर्शाने के लिए हमने 0 का यूज़ किया गया। तो जब प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया था तो वो क्या बन जाता है आपका? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है बच्चों, तो 0 1 2 3 4, ये भी कहाँ तक के चले जाएगी? अनंत तक के। ठीक है, और अभी ठंड का माहौल चल रहा है, तो मैदानी इलाकों में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो टेम्परेचर कैसा होता है, जैसे जैसे गिरते चले जाता है। तो मैदानी इलाकों में टेम्परेचर कितना होता है ठंड के समय में? 10 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री। वहीं अगर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो टेम्परेचर वहाँ पे भी क्या गिरता है? गिरते चले जाता है। वहाँ पे टेम्परेचर होगा 4 डिग्री, फिर होगा 0 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा -4 डिग्री। तो वहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है? गिरते जाता है। जब हम क्या करते हैं पूर्णांक संख्याओं में, क्या में पूर्णांक संख्याओं में जब हम ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को भी ऐड कर देते तो हमारे पास क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तो पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इधर माइनस से अनंत तक क्या आएगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
4, ये भी कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक के। जब हम पूर्णांक में, काय में, पूर्णांक में जब ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को भी हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास वो किस संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। अब बोलोगे सर इसको z से क्यों करते हैं, देखो बच्चों, देखो नेचुरल जो प्राकृत संख्या है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड होती है हमारी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, w से। मैं सर आप बोलोगे पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इंटीजर्स कहते हैं, मगर इंटीजर्स के i से रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको z से रिप्रेजेंट करता है। तो एक जर्मन शब्द है ज़ालेन, एक जर्मन शब्द है ज़ालेन, जिसका मतलब होता है गिनना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, गिनना। तो इसको इस ज़ालेन के z से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चले आइए अब हम क्लास 9 में धीरे से इंटर कर जाते हैं। तो चलो आइए अब हम धीरे से क्लास 9 में इंटर करते हैं और हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q = 0 हो, Q = 0 हो। तो ये भारी भरकम सी बात है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं और जहाँ P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, लेकिन Q = 0 है। इससे घबराइए नहीं, ये बहुत इजी है। इसमें सिर्फ इसकी 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होगी इसकी, सिर्फ 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी कि जो परिमेय संख्या वो किसके रूप में होना चाहिए, P और Q के रूप में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, आपके पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलो ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत ईजी हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि 4/5, तो 4/5 लिखा, तो सर देखो आप इसमें कि P/Q के रूप में है, तो सर ये फर्स्ट कंडीशन ये थी P/Q के रूप में होना चाहिए। सर ये P/Q के रूप में है। आप बोलोगे कि जहाँ P का मान कितना है, 4 है, और Q का मान कितना है, सर बोलोगे आप 5 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन पूरी कर रही है, तो बोलोगे सर जी ये फर्स्ट कंडीशन क्या कर रही है, पूरी कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो बोलोगे सर P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q कौन सा होता है, नीचे वाला। Q का मान क्या है, 0 नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसकी तीनों कंडीशन है पूरी हो रही है। तो जो हमें संख्या दी है 4/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। चला ये से हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सर हमने लिख दिया कि 9/11 माइनस का 9/11 लिख दिया। तो सर बोलोगे कि ये P/Q के रूप में है। बोलोगे सर हाँ, P का मान कितना, -4 है, Q का मान कितना है सर, 11 है। फिर सेकंड कंडीशन क्या हो गया हमारा कि P और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो P और Q का मान क्या है, पूर्णांक है। सर -9 भी आता है पूर्णांक में और 11 भी क्या में आता है, पूर्णांक में आता है। सेकंड कंडीशन भी इसकी पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन कह रही कि Q का मान क्या होना चाहिए, 0। तो बोलेंगे सर नीचे Q का मान 0 है क्या, नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारे पास में एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। अगर हमने ऐसा लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल बताइए कि आपने लिख दिया 3/-2, तो सर क्या ये भी एक परिमेय संख्या है, इसमें नीचे माइनस आ गया। तो हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि तीनों कंडीशन को फिल कर लगा, तीनों कंडीशन को फिल करेगा तो परिमेय संख्या हो गया, तीनों कंडीशन को फिल नहीं करेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं कि ये P/Q के रूप में है क्या, बोलोगे सर हाँ ये P/Q के रूप में तो दिख रहा है। फिर सेकंड कंडीशन देखेंगे P और Q का कोई पूर्णांक है, तो बोलेंगे हाँ सर P और B क्या, Q क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे P का मान 3 है और Q का मान -2 है जो कि एक पूर्णांक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे Q का मान क्या है, -2 है, तो यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या होगी। तो चलिए हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। हम देखते हैं, हम बोलेंगे कि सर ये 5 लिखा है, 5 एक परिमेय संख्या है क्या, बोलेंगे सर फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए।
तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में है क्या? नहीं है। बोलेंगे सर यहाँ पे तो सिर्फ पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में एक लिख तो सीखते हैं, इसके बटे में इससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया। बोलेंगे हाँ सर पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो 5 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, तो सेकंड कंडीशन भी इसकी फेल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या करेगी, क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0। क्यू का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 5/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे एक बात समझ में आई कि यहाँ पे 5/1 हो सकता है, तो यहाँ पे 4/1 भी हो सकता है। फिर इसके आगे हम 3/1 भी लिख सकते हैं। फिर इसके आगे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। फिर इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। फिर इसके आगे सर यहाँ पे तो आपने ये लिख रखा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके तो हम आगे तक के भी जा सकते हैं, और सबके नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं। हाँ बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी ये सर हमने तो प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है आपने, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जितने भी प्राकृत संख्या होती है सारी सारी क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी। तो सर फिर हम कह सकते हैं कि इसके आगे में 0 लगा दो, उसके नीचे में भी 1 लगा दिया, तो ये यहाँ से 0 से लेकर के इधर भी तक चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि सभी की सभी पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके आगे क्या लगा देंगे, -1/1 -2/1, इधर तक की भी इधर तक चले जाएगा। हाँ बच्चों चले जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, इधर देखो ये प्लस में धनात्मक संख्या और ऋण में ऋणात्मक संख्या इधर भी है, तो ये सारी की सारी क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलो आइए अब हम देखते हैं इस परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। एक हम क्या करेंगे, एक भाग जब हम देते हैं, अगर 8 में हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 4 बार। 4 दूनी 8, 8 में से हट गया, कुछ नहीं बचा। तो भागफल यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 4। भागफल कितना बच गया, 4। और भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोशिएंट। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, कोशिएंट। तो ये जो कोशिएंट का जो क्यू है, इसी से हमारा परिमेय संख्या का क्यू आया है। ठीक है, तो चलो आइए हम देखते हैं कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि जब क्यू का मान परिमेय संख्या में पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम ऐसे बार बार क्यों कह रहे हैं कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एक भैया थे, उनके पास में 6 पेंसिल थी। ठीक है, उनके पास में पेंसिल कितनी है, बोलोगे सर 6 पेंसिल है, 6 पेंसिल है। अगर उनके पास में 2 बच्चे गए, कितने बच्चे गए उनके पास में, 2 बच्चे गए, तो वो एक हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, तो बोलोगे आपकी 3 पेंसिल मिलेगी। ठीक, अगर उसके उनके पास में कितनी पेंसिल है, 6 पेंसिल है, और बच्चे कितने गए उनके पास में, 3 बच्चे गए, तो उन्हें कितनी पेंसिल मिलेगी, 2 पेंसिल मिलेगी। अगर उनके पास 6 पेंसिल उनके पास में, अगर उनके पास में 1 बच्चा गया तो उनको पेंसिल कितने मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 6 पेंसिल मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात ये कहूँ कि उनके पास में पेंसिल 6 हैं और 0 बच्चे गए, कितने बच्चे गए, 0 बच्चे गए, तो आप ये कहोगे कि बच्चे तो 6 हैं सर, लेकिन उनके पास में बच्चे तो कोई गए ही नहीं, तो किसी को क्या पेंसिल मिलेगी। तो क्या होगा कि आप इसको कुछ लिख नहीं सकते, आप जो कह रहे हो उसका क्या आपको कुछ आंसर, यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर आ रहा था कि 6 पेंसिल थी, 2 बच्चे गए तो उनको 3 पेंसिल मिली। फिर यहाँ पे 6 पेंसिल थी, 3 बच्चे गए तो 2 पेंसिल मिली। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 6 पेंसिल थी, 1 बच्चा गया, उसको 6 की 6 पेंसिल मिल गई। लेकिन यहाँ पे पेंसिल तो 6 हैं, लेकिन कोई बच्चा गया ही नहीं। अगर कोई बच्चा गया ही नहीं तो इस प्रकार में आपका कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो इसका कुछ आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसकी कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो इसे कहते हैं अपरिभाषित। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज हमने जो सब पढ़ा वो सब आपके समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारी अगली क्लास में पहली प्रश्नावली और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्याओं को और गहराई से जानेंगे और
किन्हीं भी दी हुई दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। थैंक यू।